अब जिंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है। ना कोई बोझ, ना कोई साजिश, ना कोई रोक टोक, ना कोई उल्हाना। अब तो यह खुला आसमान है जिसमें वह कहीं भी उड़ सकती है। अब तो अनीता बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है। अब तो उसका चेहरा खिला खिला वह हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है। अब अनीता को लगता है कि वह सही मायने में ज़िंदगी जी रही है। अनीता अब उस रिश्ते का बोझ ढोते ढोते थक चुकी थी। मन से तो बहुत पहले ही वह इस रिश्ते को नकार चुकी थी, पर चूंकि पत्नी होने के साथ वह एक माँ भी थी, सो बेटी के प्रति अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाकर उसने इस रिश्ते को तिलांजलि देने का मन बना लिया। अभी पिछले हफ्ते ही उसकी बेटी की शादी हुई थी। उसके बाद 4-6 दिन मेहमानों की आवाजाही में बीत गए। कल सुबह ही उसने पति दिवाकर का घर छोड़ दिया था। छोड़ आई थी उसके लिए वहाँ एक चिट्ठी भी कि उसे तलाशने की कोशिश की ना जाए। जिंदगी को अब वह अपने लिए अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती है। अब तक उसने एक आम घरेलू औरत की तरह अपने घर की साथ संभाल की थी। उसकी दुनिया सिर्फ घर और घर वालों तक ही सीमित थी। पहली बार घर से अकेले बाहर निकलते वक्त उसे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन वह जानती थी कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, बदलाव का यह अवसर उसे बार बार ना मिलेगा। अनीता ने सामने रखा कॉफ़ी का मग उठाया और एक सिप लिया। फिर टहलती हुई बालकनी में आकर खड़ी हुई, जहाँ से प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देख उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। शहर की चकाचौंध और शोरगुल में मशीनी जिंदगी जीते जीते अनीता बहुत थक चुकी थी। लिहाजा यहाँ की शांति ने उसके दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर दिया था। जितना सुंदर दृश्य उतना ही प्यारा मौसम। बारिश की हल्की फुहारों ने इसे और खुशगवार बना दिया था। उस पर धीमी आवाज़ पर चल रही गज़ल ने उसे बरसों पुराने समय में पहुंचा दिया। आज फिर से प्रकृति का सामीप्य पाकर उसका मन कहीं खो सा गया। प्रमोद, बात करो ना अपने मम्मी पापा से। मेरे घर तकरीबन रोज़ ही कोई ना कोई आ टपकता है शादी के लिए। अगर मम्मी को कोई पसंद आ गया तो बैठे रह जाना, तुम अपनी कविताएं लिखते। मैं तो शादी करके चल दूंगी उसके साथ। प्रमोद को नोटबुक में कुछ लिखते देख अनीता ने चिढ़ाने की गरज से कहा। बारिश के सुहाने मौसम में वह प्रमोद के साथ पाताल पानी झरने की खूबसूरती देखने आई थी। यार, मौसम की खुशमिजाजी देख मेरी लेखनी अपने आप चल पड़ती है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। प्रमोद हंसा। उसके हंसने से उसके गालों के गड्ढे और गहरे हो चले, जिन्हें देख अनीता को उस पर और भी प्यार आ जाता था। और रही बात तुम्हारे ऊपर शादी के दबाव की, तो मैं नौकरी के जुगाड़ में ही लगा हुआ हूँ। एक अच्छी सी नौकरी मिलते ही मैं तुम्हारी हिटलर माँ से तुम्हारा हाथ मांगने प्रस्तुत हो जाऊंगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रमोद ने चुटकी ली। क्या कहा? मेरी माँ हिटलर? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा, माफ़ कर दो अनीता, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्रमोद ने बड़ी स्टाइल से कानों को हाथ लगाते हुए कहा, तो अनीता की हंसी छूट पड़ी। उस वक्त यह बात भले ही मजाक में ख़त्म हो गई हो, पर यह एक बहुत बड़ा सच था कि अपने एरिया की विधायक अनीता की माँ अलका एक बहुत तेज तर्रार व तानाशाह प्रवृत्ति की महिला थी, जिनकी दबंगई पूरे इलाके में मशहूर थी। अनीता उनकी इकलौती पुत्री थी, जिसे उन्होंने अपने कीमती समय के अलावा बाकी सभी कुछ दिया था। यह भी एक बहुत बड़ा रोड़ा था अनीता और प्रमोद के बीच। प्रमोद एक छोटी जाति से था, सो उसके मन में इस डर का होना स्वाभाविक था। उसने कई बार मजाक ही मजाक में अनीता से इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन अनीता को अपने प्यार पर पूरा यकीन था। साथ ही इस बात का भरोसा भी था कि माँ उसकी बात कभी नहीं टालेंगी। कॉलेज के ज़माने से ही प्रमोद की कविताएं और शायरी पसंद करने वाली अनीता उसे बेतहासा प्यार करती थी। प्रमोद भी उसे अपने दिल की गहराइयों से चाहता था। दोनों एक दूसरे के साथ ही अपना भविष्य देखते थे। प्रमोद कवि हृदय होने के साथ एक मंजा हुआ युवक लेखक भी था। उसकी लेखनी की धार बहुत पैनी थी। वह कॉलेज के ज़माने से ही भ्रष्ट और बेईमान लोगों के खिलाफ अपनी लेखनी से जहर उगलता था।
उसकी कविताएं और लेख ज्वलंत मुद्दों को लिए समाज की विसंगतियों पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। वह जाति धर्म से ऊपर एक ऐसे समाज की संरचना के लिए प्रतिबद्ध था जहां इंसान और इंसानियत ही सर्वोपरि हो तथा बाकी चीज़ें गौण। वह समाज के बीच की आर्थिक व जातीय खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध था और बड़ी ही बेबाकी व मुखरता से अपने विचारों को शब्दों का जामा पहनाता था। इसीलिए कईयों की आंख में भी सदा खटकता था। बड़े ही जद्दोजहद से उसे एक अखबार की रिपोर्टिंग का काम मिल गया। काम उसके मन मुताबिक था, सो उसने पूरी लगन व ईमानदारी से इसे करने का शुरू किया। पर जैसा कि उसे भय था, अनीता के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी उसकी माँ ने छोटी जाति और निम्न सामाजिक स्तर का होने के कारण प्रमोद को अपना दामाद बनाना स्वीकार नहीं किया। उल्टे उन्होंने अनीता को यह धमकी दी कि अगर उसने प्रमोद से शादी करने का पागलपन नहीं छोड़ा तो वे प्रमोद का कत्ल करवा देंगे। और तो और गुस्से में अनीता पर सख्ती से दबाव बनाकर आनन फानन उसकी शादी उन्होंने कपड़ों के एक साधारण कारोबारी दिवाकर से करवा दी, जो उनकी पार्टी को फंड वगैरह दिया करता था। उसकी माँ को उससे ज़्यादा अपनी जाति या धर्म प्यारा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी बेटी के प्यार व उसकी खुशी की कुर्बानी दी थी। अनीता ने एक सांस ली। सिर झटक कर उसने कड़वी यादों की गिरफ्त से छुटकारा पाना चाहा, मगर निष्फल रहे। हार कर वह सोफे पर निढाल पड़ गई। उसके मन में विचारों की अनवरत श्रृंखला जारी थी। काफ़ी रोने और सिसकने के बाद इस शादी को अपना प्रारब्ध मान उसने समय से समझौता कर लिया। कुछ महीने सुकून में गुजरे। माँ की चाटुकारिता करने की कोशिश में दिवाकर उसे खुश रखता, लेकिन कहते हैं कि वक्त किसी का सगा नहीं होता। अपना बोया हमें यहीं इसी दुनिया में काटना पड़ता है। विपक्षी पार्टी की साजिशों के तहत अलका जी को भ्रष्टाचार के आरोप में अपने पद से इस्तीफा देकर कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। सत्ता के जाते ही उनका पैसा, पावर, रुतबा सब जाता रहा। उनकी बदनाम छवि से पार्टी को कहीं कोई नुकसान ना पहुँचे, इस कारण पार्टी ने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की भांति निकाल फेंका। जिस पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात एक एक कर दिया, उसी ने उन्हें आने वाले इलेक्शन में टिकट ना देकर अंगूठा दिखा दिया। अलका जी बुरी तरह टूट चुकी थी। जायदाद के नाम पर उनके पास अब वह घर ही बचा था जिसमें वे रहती थीं। वक्त की इस करवट ने उन्हें चारों खाने चित्त करा दिया। इलाके की दबंग नेता को एक लाचार अबला की खोल में परिवर्तित होते देर ना लगी। इधर अनीता ने सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, मगर किसी समझौते की प्रक्रिया के तहत हुई इस शादी के समय के बदलते ही दिवाकर का व्यवहार भी बदलते मौसम का सा साबित हुआ। अब तक उसे खुश रखने का प्रयास करने वाला दिवाकर अब बात बात में उसमें कमियां निकालता, बात बेबात सबके सामने जलील करता, यहाँ तक कि अब वह उसके चरित्र पर भी टिका टिप्पणी करने से बाज ना आता और कभी कभार अनीता पर हाथ भी छोड़ देता। प्रमोद को पूरी तरह भुलाकर इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की कोशिश में लगी अनीता के लिए बिना वजह यह सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। अपने ऊपर लगे चारित्रिक लांछन को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका और प्रमोद का प्रेम सच्चा था, जिसमें दैहिक सुख की कहीं कोई चाह या गुंजाइश ना थी। आखिरकार ये बातें अलका जी के कानों तक जा पहुँची। समय के भारी फेर बदल ने उनके विचारों की कट्टरता में भी परिवर्तन ला दिया था। लिहाजा अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी का यह हश्र देखकर वे बहुत दुखी हुईं और अपनी करनी पर बहुत पछताईं। अनीता को तलाक दिलवाकर उन्होंने अपनी गलती सुधारनी चाहिए, परंतु इसके लिए अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अनीता की कोख में एक नन्हा भ्रूण अंकुरित हो चुका था। अलका जी ने उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को गिरवाकर उसे दिवाकर के साए से आज़ाद करना चाहा, लेकिन अनीता तैयार ना हुई। हार कर उन्होंने बच्चे समेत सदा के लिए उससे मायके आ जाने का आग्रह किया, जिसे भी अनीता ने सख्त लहजे में इनकार कर दिया। माँ की तानाशाही प्रवृत्ति के चलते
वह पिता के साये से हमेशा महरूम रही थी। यह गम उसे जिंदगी भर सालता रहा। इसीलिए वह अपनी बेटी को उसके पिता के प्यार से वंचित नहीं रखना चाहती थी। सो इन दुखों और परेशानियों को अपना नसीब मानकर वह सब कुछ सहने लगी। खिलखिलाती हुई अनीता की जिंदगी अब घर की चार दीवारी के भीतर कैद हो चुकी थी। दिवाकर के लिए अस्तित्वहीन हो चुकी अनीता धीरे धीरे अपना स्वाभाविक स्वरूप खोने लगी। उसने लाख कोशिशें की उस घर को अपनाने की, दिवाकर को अपना बनाने की, मगर दिवाकर पर इस सब का कोई फर्क ना पड़ा। बेटी नेहा के होने के बाद भी उसका रवैया अनीता के प्रति तनिक ना बदला। हद तो तब हुई जब दिवाकर की जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई। अनीता इतनी मानसिक और शारीरिक यंत्रणाएं सहकर भी आज तक चुप रही थी, पर सौतिया डाह का ये डंक उसकी नसों में उबाल ले आया और वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो आखिरकार विद्रोह कर बैठी। इस पर दिवाकर ने एक और घटिया पैंतरा इस्तेमाल करते हुए उस पर बद चलने का आरोप लगाया और उसे तलाक की धमकी दी। जाने कैसे उसने अनीता और प्रमोद की एक फ़ोटो कहीं से जुगाड़ कर ली थी, जिसमें हाथों में हाथे डाले वे प्रेमी परिंदे दुनिया से बेफिक्र होकर कहीं घूम रहे थे। उस फोटो को उसके सामने उछालते हुए दिवाकर ने कहा कि वह उन माँ बेटी की इज्जत पूरे समाज में ऐसे ही उछाल कर रख देगा जिससे वह और उसकी माँ कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना बचेंगी, जिसका परिणाम यह होगा कि पहले ही अपना सब कुछ गंवा चुकी उसकी लाचार माँ समय से पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाएंगी और अनीता पूरी दुनिया में अकेली रह जाएगी। दिवाकर की ललकार ने अनीता का दिल कपा दिया। सच में अगर माँ को कुछ हो गया तो मायके के नाम पर उसका इकलौता सहारा भी छिन जाएगा और तलाक के बाद वह अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी। अपनी दयनीय स्थिति पर वह खुलकर विलाप भी नहीं कर पा रही थी। भीतर के इस डर ने उसकी रही सही हिम्मत को भी समाप्त कर दिया और वह पूरी तरह से दिवाकर के नियंत्रण में होती चली गई। उसकी जिंदगी में नेहा ही एकमात्र खुशी थी, जिसको पलते बढ़ते देख वह सुकून से भर जाती। नेहा का खिलखिलाता चेहरा और मासूम शरारतें ना चाहते हुए भी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। इधर साल भर चले प्रेम प्रसंग के बाद दिवाकर ने उस दूसरी औरत से शादी रचा ली और उसके लिए एक फ्लैट खरीद दिया, जिसमें अपनी सुविधानुसार वह जब तब आता जाता रहता था। लेकिन इस बीच भी अनीता पर उसका सिकंजा कसा ही रहा। समय अपनी ही गति से आगे बढ़ रहा था। नन्ही नेहा अब 21 साल की हो चली थी। दिखने में अपनी माँ की तरह खूबसूरत नेहा उसी की तरह खुश मिजाज और जिंदा दिल थी। वह घर के माहौल को अब काफ़ी कुछ समझने लगी थी, लिहाजा माँ के प्रति पिता का गलत रवैया और उस पर माँ की चुप्पी की मुहर कई बार उसे व्यथित कर देती। घर में पिता द्वारा बार बार होता माँ का अपमान उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। लेकिन अनीता अपनी फूल सी बच्ची को इन पचड़ों में नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसीलिए प्यार भरी नसीहत देकर वह उसे हमेशा चुप करा देती। नेहा माँ की बात का मान रखते हुए उस वक्त तो चुप्पी साध लेती, मगर उसका मन भीतर ही भीतर विद्रोह कर उठता। उस दिन अनीता का जन्मदिन था। दिवाकर बिजनेस के किसी काम से शहर के बाहर थे। नेहा ने मम्मी को ट्रीट देने के लिए मनाया और जिद करके उसे अपने जीन्स व उसकी शॉर्ट कुर्ती पहना दी। क्या माँ, तुम आज भी लड़की दिखाई देती हो? कैसी बातें कर रही हो? उम्र हो चली है मेरी, तुझसे मेरी भला क्या तुलना? अनीता ने शर्माते हुए कहा। ओए होए, अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि आपको सोचना पड़े। वैसे भी 40 पार, पर फिर भी गजब का निखार। नेहा एक एक शब्द पर जोर देती हुई गोल गोल आंखें मटकाते हुए बोली। नेहा की यह हरकत देखकर अनीता को जोरों की हंसी आ गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकल गई। सेलिब्रेशन के बाद शॉपिंग का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक चला। क्या माँ, आप क्यों इतना टेंशन लेती हो? वैसे भी पापा बाहर हैं, उन्हें कुछ पता चलने वाला नहीं, और अगर चल भी गया तो क्या, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? बार बार अनीता का ध्यान घड़ी की ओर जाते देख नेहा बोल उठी। वह तो ठीक है बेटा, पर मैं बेवजह
कोई अशांति नहीं चाहती घर में। तुम तो अपने पापा का नेचर जानती हो। अनीता की आवाज़ कुछ सहमी हुई सी थी। माँ, आप भी कितना डरते हो पापा से। यह ठीक नहीं है। आखिर आपकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। आपको भी खुश रहने का हक है। अपनी भावनाओं को इस तरह दफन मत करो माँ। नेहा ने समझाने की कोशिश की। अरे, जहाँ इतनी निकल गई वहाँ थोड़ी और सही। तो मेरी चिंता मत कर, बस अब घर चल। अनीता एक फीकी हंसी हंस पड़ी। लेकिन उस दिन उनके घर पहुँचते ही जैसे कोई तूफान आ गया। दिवाकर अपने टूर से लौटकर आ चुका था। नेहा के साथ अनीता को उस परिधान में देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। वह उसे बुरी तरह लताड़ने लगा। बिना किसी कारण माँ को इस तरह डांट खाते देख नेहा का खून खौल उठा। लेकिन अपने गुस्से पर अंकुश रख उसने पापा को सभ्यता से बात करने की सीख दी। अच्छा, तो अब तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ बरगला कर उसे मेरे विरुद्ध इस्तेमाल कर रही हो। नेहा को माँ का पक्ष लेते देख दिवाकर बौखला उठा। माफ़ कीजिएगा पापा, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कौन सही है और कौन गलत। वैसे भी यह माँ की अपनी खुशी है कि वे क्या खाएं क्या पहने। कम से कम एक इंसान को इतना तो अधिकार मिलना चाहिए। नेहा थोड़ी देर रुकी, फिर संयंत्र स्वर में बोली, आप मुझे बताओ, क्या माँ ने आपके कपड़ों पर कभी कोई रोक टोक लगाई है? कभी आप पर अपनी मर्जी थोपी है? फिर आप कैसे उन पर अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का दबाव डाल सकते हो? नेहा के तर्क और उसके सवालों का कोई जवाब ना होने पर दिवाकर बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। नेहा भी कुछ गुस्से में अपने कमरे की ओर चल दी। कुछ पल पहले ही चहकती और खिलखिलाती बेटी को बेवजह अपनी लड़ाई में पिसते देख अनीता का मन दुखी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात उसे सुकून दे रही थी। आज पहली बार किसी ने उसके सम्मान के लिए अपना मौन मुखर किया था। कोई तो ऐसा है जिसे उसकी पीड़ा से तकलीफ पहुंचती है। इस ख्याल ने उसके मन को हुलसा दिया। किसी का साथ मिलने से उसका दबा हुआ आत्मसम्मान एक बार फिर जाग उठा। इस बार वह रोई नहीं, उदास भी नहीं हुई। उस ड्रेस को पहने ड्रेसिंग टेबल के आदमकद शीशे में थोड़ी देर अपने आप को निहारा। 45 साल की उम्र में भी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को निहार कर वह रोमांच से भर उठी। कुदरत ने उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की है। यह जीवन, यह दर्द उसने स्वयं चुना है। जिस समाज के नाम पर दुबक कर वह हमेशा के लिए एक अबला की खोल में सिमट गई, क्या उस समाज ने उसकी ओर से कभी कोई पैरवी की? अपने प्रारब्ध पर रोते हुए जिस समय के भरोसे उसने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, क्या वह उसके समय को बदल पाया, उसकी खुशियाँ लौटा पाया? अगर नहीं, तो वह अपनी ज़िंदगी को समाज, दुनिया, समय के भरोसे कैसे छोड़ सकती है? और तो और जिस दिवाकर का प्यार पाने के लिए उसने ज़िंदगी भर जद्दोजहद की, अपना मान सम्मान, स्वाभिमान सब ताक पर धर दिया, उसने तो रत्ती भर भी उसकी परवाह नहीं की, बल्कि उसके त्याग बलिदान को धता बताते हुए वह दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाता रहा। एक बात आज उसे पूरी तरह समझ में आ चुकी थी कि दोहरे मापदंड पर आधारित यह पुरुष प्रधान समाज सिर्फ स्त्रियों से ही त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखता है। दिवाकर जैसे स्वार्थी पुरुष समाज की इस दोगली मानसिकता का लाभ उठाकर औरत को अपने से कमतर समझते हैं और समाज की नाक के नीचे अय्याशी करते हैं। लेकिन उन्हें यह समाज बाइज्जत बरी किए जाता है और एक औरत को वही काम करने पर उल्टा कुलच्छनी कहकर सूली पर चढ़ा देता है। आखिरकार आज उसने बड़े ही जतन से सहेज कर रखा हुआ कागजों का एक पुलिंदा अपनी अलमारी से निकाला। अभी वह इसे खोल ही रही थी कि कुछ परेशान नेहा ने कमरे में प्रवेश किया। माँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? सालों से ये सब क्यों सहती चली आ रही हो? माँ से प्रश्न करते हुए उसकी नज़र अचानक उन कागजों के पुलिंदे पर ठहर गई। यह क्या है? ये बस ऐसे ही। नेहा को यो अचानक आया देख अनीता कुछ असहज हो गई। नेहा ने उसके हाथों से कागजों का वह पुलिंदा ले लिया। जैसे जैसे वह उसे पढ़ती गई, उसके चेहरे पर विस्मय के भाव आते चले गए। सच बताओ माँ, क्या है यह सब? नेहा हैरान थी। ये मेरे जीवन की सच्चाई है बेटा, जिसमें मेरी अब तक की सारी कहानी दर्ज है।
अपने दर्द को पन्नों पर उतार कर मेरा मन हल्का हो जाता था, अन्यथा यह सब सहते हुए मेरा जीना मुश्किल था। अनीता समझ गई कि नेहा से अब कुछ भी छिपाना गलत होगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ यह सब, नेहा ने गंभीरता से कहा और चल दी। अरे लेकिन तू तो कुछ कह रही थी, बताना। किसी और दिन सही माँ, अभी मैं सोने जा रही हूँ, कहती हुई नेहा ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। नेहा के जाने के बाद अनीता सोच में पड़ गई। अभी तो नेहा ने कुछ ही पन्ने पढ़े हैं, पता नहीं उसके बारे में पूरा सच जानकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वह प्रमोद और उसके रिश्ते की गहराई समझ पाएगी? आखिर है तो अभी बच्ची ही, कहीं दिवाकर की तरह उसने भी इस रिश्ते के बारे में कुछ उल्टा सीधा अनुमान लगाया तो वह तो जीते जी मर जाएगी। अनीता का मन बहुत घबरा रहा था। कुछ दिनों तक नेहा ने उसके बारे में माँ से कोई बात ना की और ना ही कुछ जानने की कोशिश की। अनीता बार बार उसके चेहरे को पढ़ती, कुछ समझना चाहती पर समझ ना पाती, क्योंकि बात व्यवहार में नेहा बिल्कुल सहज नजर आ रही थी। अनीता ने अब सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। आखिर अब उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं था, पर उसके मन की बेचैनी बरकरार थी। इस घटना के लगभग 1 हफ्ते बाद नेहा ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। माँ, माँ, कहाँ हो आप? एक खुशखबरी है आपके लिए। हाँ आई नेहा। नेहा के चिल्लाने से हड़बड़ाई अनीता आटे से सने हाथ लेकर किचन से बाहर आते हुए बोली। आंखों में कुतूहल लिए उसने नेहा पर एक प्रश्नवाचक निगाह डाली। अब जितना जी चाहे लिखो, अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना, मालूम है आपको? मेरे फ्रेंड हर्ष के पापा का पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने आपकी पूरी कहानी पढ़ी और उन्हें यह इतनी पसंद आई कि वे उसे निःशुल्क छापने पर राजी हो गए हैं। है ना खुशी की बात? नेहा ने मम्मी के गले में अपनी बाह डाले उन्हें चूमते हुए कहा। लेकिन बेटा, तूने पढ़ लिया इसे? मेरा मतलब है तुझे कुछ गलत तो नहीं लगा ना? दरअसल वह प्रमोद। हाँ माँ, पूरा पढ़ा। सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि अपनी माँ की हर पीड़ा, हर दर्द को शिद्दत से महसूस भी किया। सच माँ, आपने बहुत सहा। और फिर प्रेम तो व्यक्ति के निष्पाप हृदय की धड़कन है, यह गलत कैसे हो सकता है? आपने अपनी वेदना को जैसे कागज पर उतारा, वह काबिले तारीफ है। आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। कहाँ से सीखी लिखने की यह कला? हर्षातिरेक में नेहा बोली जा रही थी। अनीता की आंखों के सामने प्रमोद का चेहरा साकार हो उठा, पर फिर दिवाकर के खौफ से उसका मन कांप उठा। लेकिन बेटा, तेरे पापा, मेरा मतलब यह सब कैसे होगा? मैंने तो यह सोचकर नहीं लिखी थी ना। वह तो अपना दर्द भुलाने की कोशिश में उसे पन्नों पर उतार दिया करती थी। आपकी इसी वेदना ने तो हर्ष के पापा के दिल को छू लिया है। उन्होंने कहा है कि इसे पढ़ते हुए वे आपकी पीड़ा को अनुभव कर पा रहे थे। स्त्रियों के प्रति समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी यह कहानी मील का पत्थर साबित होगी। बस आपको इसे एक खूबसूरत अंजाम देना है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही कि मैंने आपके बारे में कुछ सोचा है। यहाँ बैठो मेरे पास। माँ का हाथ थाम नेहा उन्हें वहीं सोफे पर बिठा लिया और कुछ समझाने लगी। वह माँ की कहानी को एक नॉवेल का रूप देना चाहती थी, पर अनीता अभी भी असमंजस में थी। लेकिन बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह कर पाऊंगी? मेरा मतलब, मैंने लिखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल माँ, मुझे पूरा विश्वास है आप सिर्फ लिखोगी नहीं बल्कि एक स्त्री का उसके स्वयं के वजूद से परिचय भी कराओगी। यह सब कैसे कब होगा मुझे नहीं मालूम, पर एक दिन होगा जरूर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, नेहा मुस्कुराते हुए बोली। नेहा की बातों ने अनीता के मन में साहस का संचार कर दिया। बरसों पहले कुचले गए अपने आत्मसम्मान की गरिमामय उपस्थिति का आभास उसे एक बार फिर हो चला। शायद परिवर्तन का दौर आ चुका है, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे कर पाएगी। बहरहाल अनीता की सोच को एक नई दिशा मिल गई थी। तकरीबन 6 महीने बाद नेहा ने माँ को अपनी पसंद हर्ष से मिलाते हुए उससे शादी की इच्छा जाहिर की। नेहा की बातों से अनीता को पहले ही इस बात की सुगबुगाहट थी। उसे अपनी बेटी की पसंद पर पूरा भरोसा था, लेकिन नियति एक बार फिर अनीता की परीक्षा लेने को आतुर थी। क्योंकि लड़का हर्ष छोटी जाति से था,
सो इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराने की फिराक में था, क्योंकि दिवाकर को यह रिश्ता पूरी तरह से नामंजूर था। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अकेले दम पर शादी जैसा फैसला लेने की उसकी हिम्मत ना थी, लेकिन इस बार सवाल बेटी के भविष्य का था, इसीलिए वह हार मानकर बैठ भी नहीं सकती थी। पर आश्चर्य कि इस बार इस फैसले में उसकी माँ उसके साथ खड़ी थी, जिन्होंने कभी जातिगत आधार पर स्वयं ही उसकी खुशियों का गला घोटा था। उन्होंने उसे अपने साथ का भरोसा दिया और नेहा की खुशी चुनने की सलाह दी। सालों पहले अपनी बेटी के प्रति किए अन्याय के अपराध बोध से मुक्ति का यही रास्ता शायद उन्हें सबसे कारगर लगा। अब अनीता बेटी का हाथ थामे इस जातिगत दीवार को लांघने को उठ खड़ी हुई। दिवाकर के ना चाहने के बावजूद यह सगाई हुई और बड़े ही खुशनुमा माहौल में इसका जश्न मनाया गया। गुस्से में दिवाकर इस आयोजन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसके खौफ व उसकी नाराजगी से अनीता अब बेअसर हो चुकी थी। सगाई के बाद देर रात अनीता नेहा के कमरे में दाखिल हुई। आज मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद उपहार देना चाहती हूँ। अनीता ने अपनी बेटी पर स्नेह भरी नज़र डाली। क्या माँ, इतना कुछ तो किया है आपने मेरे लिए, यह सब किसी बहुमूल्य उपहार से कम नहीं है। और तो और पहली बार पापा के विरोध में जाकर भी आपने मेरा साथ दिया। सच, आज आपके कारण ही मैं और हर्ष एक होने की सोच सके हैं, और यह सिर्फ आपकी वजह से ही संभव हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नेहा की आंखें सजल हो उठीं। नहीं बेटा, थैंक यू तो मैं तुम्हें देने आई हूँ कि तुमने मेरी खोई गरिमा और आत्मविश्वास लौटाया है। अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारे पापा को तलाक देकर उनसे अलग होना चाहती हूँ। तुम्हारे नॉवेल की नायिका एक कमज़ोर स्त्री नहीं हो सकती। अबला नारी की खोल से निकलकर अपने पैरों की बेड़ियाँ तोड़कर वह खुली हवा में अब सांस लेना चाहती हैं। मैं तुम्हारे नॉवेल की हैप्पी एंडिंग चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे इस बंधन को तोड़ना पड़ेगा ताकि इस नॉवेल की नायिका सपनों की ऊंची उड़ान उड़ सके। मुझे मालूम है तुम मेरी बात के मर्म को समझोगी। अनीता की आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। माँ, चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन कहने से डरती थी कि कहीं आपके मन को ठेस ना पहुँचे। सच माँ, मुझे आप पर नाज है और आपके इस फैसले पर गर्व। नेहा ने माँ के निर्णय पर अपने विश्वास की मुहर लगा दी। हालांकि बाद में उसकी और हर्ष की शादी में दिवाकर भी बुझे मन से शामिल हुए, लेकिन नेहा ने अपनी माँ के प्रति उनके व्यवहार के लिए उन्हें क्षमा ना किया। उसने अपनी शादी से पहले ही माँ पापा के तलाक के पेपर्स तैयार करवा लिए थे, जिन पर हस्ताक्षर करके अनीता घर छोड़ते वक्त हॉल के सेंटर टेबल पर रखाई थी। आगे का काम नेहा ने देख लेने का वादा किया था और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे समय माँ के साथ दृढ़ता से खड़ी रही थी। तभी अपनी कहानी को पूरा करने के उद्देश्य से अनीता ने यहाँ आकर इस कॉटेज को 2-3 महीने के लिए बुक किया था, क्योंकि हर्ष के पापा का पब्लिशिंग हाउस भी यही था और वे अनीता से बात कर आगे की प्रक्रिया शुरू करना चाहते थे। अभी तो फिलहाल अनीता के लिए यही जीवन की नई शुरुआत है। मैडम, आपकी तो कॉफ़ी तो पूरी ठंडी हो गई। मेड की आवाज़ पर वह चौंक कर बैठी। ओह, मुझे बहुत देर हो गई। कलाई की घड़ी पर नज़र डालते हुए वह बुदबुदाई। उसे हर्ष के पापा से मिलने उनके पब्लिशिंग हाउस जाना था, ताकि वे मिलकर उसकी नॉवेल का मुख्य पृष्ठ, संपादकीय और अन्य बातें तय कर सकें। क्या दूसरी कॉफ़ी बना दूँ? नहीं नहीं, मुझे ज़रा निकलना है, थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर अनीता अपना पर्स उठाए बाहर निकल गई। शाम के धुंधलके में होती हल्की बूंदाबांदी ने मौसम की खूबसूरती को बढ़ा दिया था। 15 मिनट में ही वह गंतव्य पर पहुंच गई। आज भूषण उसे किसी अखबार के संपादक से भी मिलाने वाले थे, जो उसकी नॉवेल के लिए अतिथि संपादक की भूमिका निभाने वाले थे। चूँकि वह थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसीलिए जल्दबाजी में आगे चल रहे एक व्यक्ति से टकरा गई। तुरंत ही सॉरी बोलकर वह आगे बढ़ गई, जबकि उससे टकराने वाले बंदे की नज़र देर तक उसका पीछा करती रही। आइए आइए अनीता जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। डोर पर उसके नॉक करते ही भूषण आत्मीय स्वर में बोले, माफ़ कीजिए,
ज़्यादा लेट तो नहीं हुई ना मैं? अरे नहीं, मेरा मित्र भी आता ही होगा, आप बैठिए। राउंड टेबल के सामने वाली कुर्सी की ओर भूषण ने इशारा किया। देखिए, ये पैसेज बिल्कुल तैयार है और नॉवेल की प्रस्तावना भी बनकर आ चुकी है। भूषण ने उसकी तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाए। वह उन्हें देखने में तल्लीन थी कि कमरे में किसी ने प्रवेश किया। भूषण ने उसका स्वागत करते हुए उसे भी वहीं पास की कुर्सी पर बैठा दिया। अनीता जी, ये हैं आपकी नॉवेल के अतिथि संपादक और मेरे बहुत अच्छे मित्र प्रमोद। यहीं से इनका एक अखबार निकलता है, अच्छी खबर। और प्रमोद, ये हैं इस कहानी की लेखिका अनीता। माफ़ कीजिएगा, अब अनीता। कानों में प्रमोद शब्द के प्रतिध्वनित होते ही अनीता ने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा। बेतरतीब दाढ़ी और हल्की घनी मूंछों ने सामने वाले के चेहरे को काफ़ी ढक रखा था, लिहाजा वह थोड़ा झिझक गई और नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। अनीता। तभी सामने वाले शख्स ने धीमी आवाज़ में उसे पुकारा। हाँ, उसने अनीता को पहचानने में कोई भूल नहीं की थी, क्योंकि वक्त के तमाम झंझावतों को झेलने के बाद भी अनीता के चेहरे की मासूमियत आज भी बरकरार थी। ओह, अनीता को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ। सालों बाद ये शब्द, ये आवाज़ सुनकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सामने बैठे प्रमोद को देखकर उसकी आंखें जैसे भरोसा नहीं कर पा रही थीं। तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए आश्चर्य मिश्रित खुशी देखकर भूषण अभी आता हूँ बोलकर बाहर निकल गए। कुछ देर मौन के बाद आखिरकार प्रमोद ने बात शुरू की। कैसी हो अनीता? मैं ठीक हूँ प्रमोद, पर तुम्हें क्या हो गया? इस गंदी सी दाढ़ी के पीछे तुमने अपने गालों की डिंपल क्यों छिपा ली है? अनीता सहज भाव से मुस्कुराई। क्या करूँ, इन डिंपल्स को देखने के लिए तुम जो नहीं थी, प्रमोद ने बूझे स्वर में कहा। ठीक है, अब हम मिल गए हैं तो बस यह दाढ़ी गायब हो जानी चाहिए। अनीता के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। जो हुक्म मेरे आका। प्रमोद ने भी वही जवाब दोहराया जो अक्सर ऐसे मौक़ों पर वह अनीता को दिया करता था। दोनों की आंखें मिली और वे जोर से हंस पड़े। इस हंसी ने पल भर में उनके बीच की सारी औपचारिकताओं को परे कर दिया और बात करते हुए दोनों एक दूसरे में खो गए। अनीता ने उसे आप बीती सुनाई तो प्रमोद ने उससे अपना हाल दिल बयान किया। नौकरी लगने के बाद बड़ी हिम्मत कर वह अनीता के घर आया था उसकी माँ से उसका हाथ मांगने, लेकिन बदले में अलका जी ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए बहुत लताड़ा और यह धमकी दी कि वे बेटी की बेवकूफ़ी के लिए जाति और धर्म पर कोई आँच आने नहीं देंगी, और इसी वजह से वह उससे दूर हो गया ताकि उस पर कोई आँच ना आए। अनीता से दूर होकर कुछ साल उसने यहाँ वहाँ नौकरी करके गुजारे। तकरीबन 18 साल पहले अपने दोस्त भूषण के कहने पर लोन लेकर दोनों ने ही एक साथ अपना यह काम शुरू किया, जिसमें प्रमोद ने प्रिंटिंग प्रेस और भूषण ने पब्लिशिंग हाउस खोला। अनीता के पूछने पर प्रमोद ने यह भी बताया कि उसकी ज़िंदगी में अनीता की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता था, सो उसने आज तक शादी के बारे में नहीं सोचा। इधर माँ ने मुझे भी तुम्हारी जान की धमकी देकर दूसरी जगह शादी करने पर मजबूर कर दिया, कहकर अनीता ने उसे अपनी ज़िंदगी का पूरा सच कह सुनाया। दोनों अपनी बातों में मशगूल थे कि भूषण ने कमरे में प्रवेश किया। आशा है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब ना किया होगा। उनके इस कथन पर सभी हंस पड़े। काफ़ी देर हो चुकी थी, सो तय किया गया कि जल्द ही एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें आज की अधूरी चर्चा को पूरा किया जाएगा। तब तक प्रमोद तैयार पैसेज को पढ़ सकेगा और अनीता अपनी नॉवेल का अंत सुनिश्चित कर लेंगी। दोनों ही एक दूसरे की पिछली ज़िंदगी जानकर दुखी हो चले। अनीता दुखी थी कि उसके कारण प्रमोद को ज़िंदगी के हर सुख से वंचित होना पड़ा। पत्नी का प्यार, बच्चों की किलकारी की जगह उसकी ज़िंदगी में उदासी व अकेलापन पसरा रहा। वही प्रमोद यह जानकर तकलीफ़ में था कि अनीता को उसके कारण अपने पति व परिवार से कितना जलील होना पड़ा। अनीता और प्रमोद की यह मुलाकात तकरीबन 2 माह पुरानी हो चली थी। अनीता की नॉवेल अब पूरी होने की कगार पर थी। इस बीच लगभग रोज़ ही फ़ोन पर प्रमोद ने यह कहकर उसका हौसला बढ़ाया था कि वह एक उम्दा लेखिका है। उसने अपने दर्द की कतरनों को जिस प्रकार अमली जामा पहनाया है वह काबिले तारीफ़ है। प्रमोद के इन शब्दों ने उसे और अच्छा लिखने की प्रेरणा दी थी।
निश्चित ही उसकी इस किताब में औरत के हर रूप, हर पहलू पर खुलकर बात की गई थी। इसके साथ ही अनीता ने उन मर्दों पर भी जमकर शिकंजा कसा था जो औरतों को सिर्फ एक देह मान, उसे उपभोग की एक वस्तु से ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। आज अनीता की नॉवेल का विमोचन समारोह था। प्रमोद ने अतिथि संपादक की भूमिका को बेहतरीन ढंग से निभाते हुए उसकी कहानी के मर्म को अपने संपादकीय में बखूबी उतार दिया था। आज दोनों की मिलीजुली मेहनत एक खूबसूरत आकार में ढल चुकी थी। उस पर अनीता के समधी यानी भूषण ने आकर्षक कवर पेज से नॉवेल की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। विमोचन एक स्थानीय मंत्री के हाथों होना तय हुआ था और इस समारोह के लिए बेटी नेहा और दामाद हर्ष सुबह की फ्लाइट से पहुंचने वाले थे। स्टेज पर अनीता का नाम पुकारा जा चुका था। स्वाभिमान की चमक चेहरे पर लिए सधी चाल से अनीता स्टेज पर जा पहुंची। अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय उसने अपनी बेटी नेहा को दिया, जिसने न केवल उसे अपने अधिकारियों के लिए लड़ना सिखाया बल्कि हर कदम पर उसकी प्रेरणा भी बनी। अपनी नॉवेल के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर उसने चंद पंक्तियों से अपनी बात समाप्त की। सदियों से पड़ी हुई दास्तान की बेड़ी खोल। आज मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मुक्त मन उड़ान भरना चाहती हूँ। लगातार बज रही तालियों के बीच आज उसने दुनिया के सामने अपने अस्तित्व, अपने वजूद को स्थापित कर दिया था। स्टेज पर अपनी माँ को बोलते देख नेहा की खुशी का ठिकाना न था। प्रोग्राम के तुरंत बाद वह कसकर माँ के गले जा लगी और उन्हें ढेरों बधाई के साथ यह खुशखबरी भी दी कि पापा की दूसरी शादी के चलते उनका तलाक आसानी से मान्य हो चुका है। हर्ष ने भी आगे बढ़कर उसके पांव छूते हुए इस बड़ी सफलता के लिए उसे दिली मुबारकबाद दी। तभी सामने से भूषण और प्रमोद को आता देख नेहा हौले से मुस्कुरा उठी। उसके ससुर ने उसे प्रमोद के बारे में पहले से ही सब बता दिया था, यह भी कि उसकी माँ और दोस्त प्रमोद के पुराने प्यार में नई कुपली आना शुरू हो गई है। वह प्रमोद से मिलकर उनके बारे में जानकर बहुत खुश थी और अब उन दोनों को एक होते देखना चाहती थी। उसने माँ के पास जाकर उनके कानों में हौले से कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर अनीता के कपोल सुर्ख हो चले। इधर अनीता के अस्तित्व की तलाश पूरी हो चुकी थी तो उधर प्रमोद के अकेलेपन का सफ़र खत्म होने वाला था। उनके पवित्र प्रेम के वर्षों की साधना अब साकार रूप में परिणत हो पूर्णता की ओर अग्रसर हो चली थी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।